वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुआ करती थी, और उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हुआ क्या बेटा, उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि मान लीजिए आपके पास मीथेन है, मान लीजिए आपके पास मीथेन है, ये क्या चल रही है, स्टोरी, ये स्टोरी चल रही है। बोले सर स्टोरी की जरूरत क्या है, स्टोरी की जरूरत है क्योंकि फिल्म कोई स्क्रिप्टेड होनी चाहिए, तभी उसमें मैं फैक्ट्स डाल पाऊंगा। CH4 मीथेन था, उन्होंने कहा यार CH4 मीथेन के बारे में बताओ, हमने कहा यार ये ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक, उसके बारे में बोलते हैं कि अब बताओ ये मॉलिक्यूल बना कैसे होगा। चलो यार अच्छी बात है, पहले सबसे पहले हमारा काम होता है सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना। यहां पर सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन है भाई, ये कार्बन को बोल रहा हूं सेंट्रल एटम, और बाकी हाइड्रोजन है। चलो सबसे पहले बात करता हूं एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 6। 6 पर भरना कैसे है, 1s2 2s2 2p2, भाई ये तो आना चाहिए, 1s2 2s2 2p2, 6 हो गए। अच्छा, बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्डिंग जिसको हम कहते हैं बॉन्ड बनाना, वो क्या होता है, बॉन्डिंग में केवल वैलेंस शेल इन्वॉल्व होता है, बॉन्डिंग में केवल वैलेंस शेल इन्वॉल्व होता है। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी की नहीं आती तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बॉन्डिंग कहां चल रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, कैसे ज्योमेट्री देखें। सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू नो द एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या विद 100% एक्यूरेसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आनी चाहिए। कार्बन की 1s2 2p2 लिखी मैंने, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में क्या कहना चाहते हो, हाइड्रोजन के बारे में इसका है 1s1, ठीक है। अब कार्बन के बारे में जरा ध्यान से देखो, हम लोग जानते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती थी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पॉइंट नंबर 1, a bond is formed by overlapping of two orbitals with one unpaired electron in each। तो ये हमें किसने कहा, ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि दो ऑर्बिटल जिनकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड का निर्माण होता है दो एटम के बीच में, उन दोनों ही ऑर्बिटल्स में क्या होना चाहिए, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी कि तुम अपनी रोटी लाओ, मैं अपना अचार लाऊंगा, तभी खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम जेब खाली करके बैठ जाओ और तुम कहो कि नहीं मुझे दो, वैसा पॉसिबल नहीं। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हमें ये बात पता चल गई है कि यार हमें ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यहाँ 2s2 2p2 क्या है, ये है कार्बन का वैलेंस शेल, ये है कार्बन का वैलेंस शेल। मैं इसको डब्बे से बनाकर दिखाना चाहता हूं, आ जाओ। ये है 2s, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है p में p और p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहां पर 2 है। बोले सर यहां पे तो 4 एटम दिखाई दे रहे, तो 4 एटम दिखाई दे रहे इसका मतलब 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है इसका मतलब 4 बार ओवरलैपिंग हुई है, 4 ओवरलैपिंग हुई है, यानी कि कार्बन के 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे ओवरलैपिंग में, और 4 ऑर्बिटल तो दिख नहीं रहे, यहाँ पे तो दिख रहा है px, यहाँ पे दिख रहा है py, और ये s है। ये तो करेगा नहीं ओवरलैपिंग सर, क्योंकि इसमें लोन पेयर है, यही ओवरलैपिंग करेंगे क्योंकि इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर यही ओवरलैपिंग करेंगे तो इनमें तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो 4 एटम है ना, हाउ इज इट पॉसिबल। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होने चाहिए थे, 4। इसी की वजह से ये कार्बन, ये सेंट्रल एटम क्या करता है, अपने ऑर्बिटल्स को, अपने ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्साइट, और एक्साइट देकर इनको कहता है कि भाई तुम पी में पहुंचो। अब ये लपक के पी में पहुंचे, ठीक। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर मजा आ गया, देख एस में भी एक हो गया और पी में भी एक एक आ गए, ठीक। अब हाइड्रोजन खुश है, क्यों, हाइड्रोजन भी तो वेट कर रहा था ना। हाइड्रोजन का क्या है एटॉमिक नंबर 1, उस पर क्या थी कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यानी कि वो तो 4 हाइड्रोजन एटम है, 4 एक नहीं, और चारों एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए, इसके भी 4 अनपेयर्ड हो गए। अब इन 4 हाइड्रोजन ने क्या कहा कि भाई आ जाओ, अपन भाई लोग अब ओवरलैपिंग शादी करने के लिए तैयार है। अब जब ये तैयार हो गए हैं भाई, तो बस तो यहां पर बॉन्डिंग पॉसिबल हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई, और इस तरीके से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। बहुत ध्यान से बात सुनता रहे, बिल्कुल समझा गए। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि भाई ये होगा, ऐसे होगा, सब बड़ा मजा आया। अब किसी ने बहुत बारीकी से जब बात ऑब्जर्व की तो उसने कहा
कि यार ये बॉन्डिंग तो समझ में आती है। अच्छा एक बात देखो जरा, कार्बन के कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है? कार्बन का 2s इन्वॉल्व है, कार्बन का 2px इन्वॉल्व है, कार्बन का 2py इन्वॉल्व है, कार्बन का 2pz इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन का 1s इन्वॉल्व है, 1s इन्वॉल्व है, 1s इन्वॉल्व है, 1s इन्वॉल्व है। बता दीपांकर, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, अब इतनी बात समझ में आ गई यार। इतनी बात समझने के बाद हमने कहा यार बताओ टोटल ओवरलैपिंग कौन कौन सी तरीके की ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। आ जाओ भाई, एसएस ओवरलैपिंग मिल रही है, 2s और 1s की एसएस ओवरलैपिंग। दूसरी तीन तरीके की मतलब तीन तरीके की मिल रही है एसपी ओवरलैपिंग, ये है तीन, ये है एक। अच्छा यार एसएस ओवरलैपिंग में मतलब एसएस सबशेल यानी कि एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही होगी। अच्छा है, एक बात बताओ यार, ये एस ऑर्बिटल की शेप तो होती है ऐसे, एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? एसएस ओवरलैपिंग कैसे होती है जरा ध्यान से देख। बोले ये भी स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर होता है, और इसमें ये जो ओवरलैप्ड एरिया होता है ऐसे बनता है बॉन्ड एसएस ओवरलैपिंग से, क्योंकि एस ऑर्बिटल ये रहा, एस ऑर्बिटल ये रहा। अच्छा जी बिल्कुल समझ में आ गया, तो ये तो ओवरलैपिंग हुई एसएस। बोले एस और पी ओवरलैपिंग कैसे होगी? एस और पी ओवरलैपिंग, एस और पी ओवरलैपिंग होगी ऐसे, ये पी ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, यहां पे एस, ये एस। अब यार देखकर ही पता चल रहा है अपने को, यार दो बराबर की शेप ले, एक जैसी दिखने वाली, और उनको ओवरलैप कर, और दो ऐसे मॉलिक्यूल ले या दो ऐसी शेप ले जो एक जैसी ना हो दिखने में। यहां से ये पता चलता है कि जो इंटरसेक्शन यानी कि ओवरलैप्ड एरिया है, sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में ओवरलैप्ड एरिया कम होता है और ss ओवरलैपिंग में ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा होता है। इसी वजह से ss ओवरलैपिंग बेहतर होती है, स्ट्रांग होती है। यानी कि ss ओवरलैपिंग क्या है? स्ट्रॉन्गर। और ये क्या है? ये इट इज नॉट दैट मच स्ट्रांग, नॉट दैट मच स्ट्रांग। क्या रीजन है? ओवरलैप्ड एरिया के बारे में क्या कह सकते हैं? इसमें लेस ओवरलैप्ड एरिया है बेटा, लेस ओवरलैप्ड एरिया, मोर ओवरलैप्ड एरिया। इससे एक बात कंफर्म हो गई। बोला सर एक बात तो कंफर्म हो गई, साला मीथेन में एक कार्बन का कोई ऐसा बॉन्ड है जो कि एसएस ओवरलैपिंग है और बाकी तीन कौन है? एसपी। और आप तो कह रहे हो कि एसएस ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग है, इसका मतलब कि एक बॉन्ड जो होगा कार्बन हाइड्रोजन का वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, बाकी तीन कमजोर होंगे। हाँ कि ना? ये बात हम कह रहे हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बात बोल गई हमने कहा बहुत बड़े बहुत से। लैब में मीथेन मॉलिक्यूल की जब स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से एनालिसिस की गई, वहां ये पता चला कि यार कार्बन के तो चारों, ये मीथेन के जो सीएच बॉन्ड है ये चारों आइडेंटिकल होते हैं और इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम होती है। अब ये ड्रामेबाजी है, हमारे लॉजिक के हिसाब से तो एक बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी तीन कमजोर होना चाहिए। और दूसरी बात, एसएस तो छोटे छोटे ऑर्बिटल हैं, इसकी बॉन्ड, ये बॉन्ड है ना छोटी होगी, एसएस ओवरलैपिंग वाले नजदीक होंगे, एसपी बॉन्ड जो होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। लेकिन जब हमने मॉलिक्यूल की स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है, सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम है। यहां से एक बात समझ में आ गई थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो गई? क्रैश हो गई। उसमें कुछ फैलेसीज थी और इसी के लिए कॉन्सेप्ट पैदा किया गया हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कुछ बातों को। अब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने क्या किया, ये टोटली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसके ड्रॉबैक की वजह से, इसके ड्रॉबैक क्या था इस बात का? all CH bonds were identical and have equal energy, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है दीपांकर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है तो। ठीक है, तो भाई साहब ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे ये लोचा फंस रहा है। अब हाइब्रिडाइजेशन का पैदा हुआ, लिमिटेशन पता चल गया अपने को। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलती है? हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन अंग्रेजी में किसको कहते हैं वो बता देता हूं. इट इज इंटरमिक्सिंग of orbitals of nearly same energy to form hybrid orbitals. कहता है यार लगभग सेम एनर्जी के प्योर ऑर्बिटल्स ले लो, उनको मिला लो और उनसे नए ऑर्बिटल बना लो, उन नए वाले को कहते हैं हाइब्रिड. अब एक मोतीचूर का लड्डू ले ले, एक बेसन का लड्डू ले ले, एक आटे का लड्डू ले ले, और भी 2-4 लड्डू ले ले. उन चारों लड्डू को तोड़ फोड़ के मिला ले आपस में और मिक्स करके बना ले, तो एक नया लड्डू बना ले जिसका शेप उतना ही होगा जितना चारों का था, लेकिन टेस्ट तो अलग होगा और लड्डू थोड़ा मजबूत भी होगा क्योंकि इसमें सबकी क्वालिटीज होंगी. वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है. ये कह रहा है कि अभी तक प्योर ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसी कोई बात हमने की नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? तूने सुना होगा कई लोग कहते हैं इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कुछ कहते हैं इसका प्योर ऑर्बिटल है. ये बात आई इस कॉन्सेप्ट से, और ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छी तरह आपको बताने में खुशी होती है कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, ये तो बस किताबों में है. और ये कॉन्सेप्ट ने कहा कि भाई इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि अगर तुम प्योर ऑर्बिटल लोगे एक, अगर आपने दूसरा प्योर ऑर्बिटल लिया ये, तो जो हाइब्रिड बनेगा उसका शेप भी इतना ही होगा जितना इन दोनों का, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा. बोले सर ये कैसे कह दिया इन्होंने? ये इन्होंने कहा मैथ्स के बेसिस पे. अब उसमें तो हम जा नहीं पाएंगे, पर तू कहानी समझ, ऐसा मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है. इसको फिजिक्स में तूने एक चैप्टर पढ़ा होगा, ऑर्बिटल को बोलते हैं वेव फंक्शन. तो ये साई वेव फंक्शन होता है, ये साई टू वेव फंक्शन होता है. ठीक, जब दो वेव फंक्शन जुड़ते हैं तो इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. क्या होता है इनमें? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. दोनों को जब भी कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एक ऑर्बिटल का एक एटम का एक ऑर्बिटल, दूसरे एटम का दूसरा ऑर्बिटल, दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं. बेसिकली ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? एक तरीके की वेव होती है, ये भी वेव है, दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देती है, तो यहां पर आपको ये मिलता है फिर क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ऐसा कॉन्सेप्ट तो पढ़ा था आपने, पढ़ा होगा किताबों में, कहीं सुन लिया होगा. वेव्स में भी हम लोगों ने पढ़ा. केमिस्ट्री इसको आकार दे देती है, इसको डिजाइन दे देती है. फिजिक्स बताती है एक वेव साइन की, एक वेव साइन की जोड़ के नई वेव आएगी, लेकिन केमिस्ट्री बताती है वो साइन की वेव ऐसी दिखती है, ये ऐसी दिखती है, और इसको एटम से वो जोड़ने की कोशिश करती है. ठीक है. अब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने कैसे पिक्चर में गेम प्ले किया? उसने कहा यार एक बात सुनो, अगर इसके सारे बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम है और सारे आइडेंटिकल है तो एक जुगाड़ कर लो छोटा सा. अब वो जुगाड़ क्या है? उसने कहा भाई यहां पे तुम डायरेक्ट कार्बन के प्योर ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग मत करो. उसने कहा ये स्टेप काटो. तो मैंने कहा भाई ठीक है इसको काट लो. उसने कहा ये काम तुम गलत कर रहे हो. उसने कहा भाई ये काम करो, जब तुम्हें पता है कि यहां पर इनकी प्योर, ये कैसे ऑर्बिटल होंगे? प्योर. उसने कहा एक्साइट करो, मैंने कर दिया. उसने कहा तेरे पे कितने ऑर्बिटल है? मैंने कहा एस और एक px, एक py और pz. अब उसने कहा इनका लड्डू बना. लड्डू मतलब इन चारों को मिक्स करो. और मैथमेटिकली क्या मतलब है? इन चार वेव फंक्शंस को sin x, sin x2, sin x3, sin x4 को क्या करो? जोड़ो, सुपर इंपोज करो, और इनसे चार नए ऑर्बिटल बनाओ. यहां पर कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रही है. एक ऑर्बिटल का मतलब कुछ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, है ना? उसी तरीके से ऑर्बिटल एक एनर्जी का ही तो पैकेट है, एनर्जी है ये ऑर्बिटल्स की. तो ऑर्बिटल क्या है? बेसिकली अगर आपने चार ऑर्बिटल्स को आपस में ब्रीड अप किया तो आप ही चार ही बनाने पड़ेंगे. ठीक है दीपांकर, क्लियर? हेलो दीपांकर, क्लियर है? क्लियर है बात? हेलो हेलो हेलो. हेलो हेलो दीपांकर, आ रही है? ठीक है.
तो अब यहां पर क्या किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लिया। हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे हैं कि भाई उसने कहा कि यार तुम करो क्या, तुम प्योर ऑर्बिटल से हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग मत करो। उसने कहा तुम 4 प्योर ऑर्बिटल लो, इनको लड्डुओं की तरह मिक्स करो। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, एक स्टेप इंटरमिक्सिंग। इस इंटरमिक्सिंग से क्या हो रहा है, कितने ऑर्बिटल में, अब ये जो 4 नए हाइब्रिड बने इनका नाम देख क्या है, sp3 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 sp3। बताओ मैंने sp3 नाम क्यों रखा, इनका नामकरण कैसे है sp3? अबे क्योंकि इनमें एक s और 3 p को मिला के बनाया है तो sp3। अगर एक s और 2 p को मिला के बनाऊंगा तो sp2, और एक s और एक p को मिला के बनाऊंगा तो sp। क्या बताओ बात समझ में आती है कि नहीं, कि ये sp2 sp3 sp4 कहां से आया सब, तो समझ में, जितने को मिलाओगे उतने बनेंगे, वही नाम होगा। अब इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डालो, और खूबसूरती क्या है कि sp3 जो ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है किससे, ये मोर स्टेबल है किससे, s से भी एंड p से भी। और इसमें हाइड्रोजन के चारों कन्याएं का विवाह तय होगा। यहां पर ये हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन थे, ये तो कब से तैयार बैठे थे। और इनका कौन कौन है, 1s 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 1s। ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया, भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अब सारा मैटर खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि अब चारों बॉन्ड कौन कौन से हैं, s ओवरलैपिंग sp3 ओवरलैपिंग, s ओवरलैपिंग sp3 s sp3 s sp3। अब चारों आइडेंटिकल हो गए। अब वो बात जस्टिफाई हो जाएगी जो लैब में या रियलिटी में एग्जिस्ट करती है कि मीथेन के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है और सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो एक कॉन्सेप्ट को रियलिटी को जस्टिफाई करने के लिए पैदा करना पड़ा। इज इट अंडरस्टूड, क्लियर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन को क्यों पैदा करना पड़ा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब यहां से ये बात तो हमें समझ में आ जाती है, ये तो रही कहानी की हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे पैदा हुआ। और ये जो हम sp3 sp2 बोलते हैं इनके कोई मायने भी हैं कि ये ऐसे ही चल रहा है बस। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में सबसे पहला काम हमारा होता है हाइब्रिडाइजेशन की पढ़ाई करना। अब इन हाइब्रिडाइजेशन की एक बड़ी बेहतरीन चीज ये होती है कि हर हाइब्रिडाइजेशन को निकालना आना चाहिए, उस हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्टिव ज्योमेट्री कैसी होती है वो पता होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा कि यार मीथेन मॉलिक्यूल, हर बच्चे को पता है मीथेन मॉलिक्यूल की शेप क्या है, इसकी शेप है टेट्राहेड्रल। चलो जी, तो बताओ टेट्राहेड्रल कैसे होता है, बच्चा बताता फटाक से, सर ये है, बाएं हाथ का काम था, आपने खामा का समय बर्बाद किया, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, भाई पूछने की बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसकी शेप टेट्राहेड्रल क्यों है, आपको क्या लगता है क्यों इसकी शेप टेट्राहेड्रल है, कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार। Why do you think its shape is tetrahedral? हाँ, बिल्कुल सही, यही एक्सपेक्टेड जवाब है कि बोले सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल तो होगा। मैंने बोला कैसे, बोला सर किताब में लिखा है sp3 के आगे टेट्राहेड्रल। तो यही पे प्रॉब्लम ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में ही एनोमली है जिसकी वजह से वो चढ़ता चला जाता है। देख क्या है ना कि मीथेन की जो शेप है टेट्राहेड्रल, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन हमने बनाया है, वो हमारे द्वारा किताबों में बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, हमने रियलिटी को नहीं बनाया। यानी कि इसका मतलब जब तूने यूरेनियम नहीं ढूंढा था तो यूरेनियम इन्वेंट नहीं किया गया, डिस्कवर किया गया, वो था पहले से। मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तुझको पता भी नहीं था, sp3 कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, उससे पहले से वो टेट्राहेड्रल थी। तो हमने बनाई नहीं है टेट्राहेड्रल, हमने ढूंढी कि ये टेट्राहेड्रल है, उस ढूंढने के तरीके को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। लेकिन इसकी ज्योमेट्री ऐसी क्यों है, उसका आंसर है बिकॉज ऑफ द एनर्जी। जी हाँ, कोई भी मॉलिक्यूल इस ब्रह्मांड में, कोई भी मॉलिक्यूल एक ही वजह से टिकता है, क्यों, क्योंकि वो चाहता है स्टेबिलिटी। बेटे केमिस्ट्री का एक ही नारा है, स्टेबिलिटी के लिए दुनिया पागल है। तो स्टेबिलिटी के लिए हर मॉलिक्यूल, हर रिएक्शन, सारी केमिस्ट्री एक ही चक्कर में हो रही है स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होके, एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होके स्टेबिलिटी मिल जाती है।
तो यानी कि इसने अपने आप को इस ढांचे में ऐसे रखा ताकि ये मिनिमम रिपल्शन कर सके अपने किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के। क्यों, यहां पर भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी, यहां पर, यहां पर भी। अब ये तो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, तो इसने अपनी ज्योमेट्री को ऐसे कर लिया कि सारे जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां हो जाए, वो दूर हो जाए। मेरी बात समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है दीपांकर, बात समझ में आ रही है? तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई हाँ, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री के लिए जिम्मेदार नहीं है। ज्योमेट्री के लिए तो जिम्मेदार कौन है, एनर्जी। इसको खुशी मिलती है, ये मोस्ट स्टेबल है इस फॉर्म में। और हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से बता देते हैं कि इसकी ज्योमेट्री ये होगी। ये पहला रीजन, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल is decided not by hybridization but by stability, energy। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। अब बोले सर अगर हम लोगों को ये बात तो मालूम चल गई है, ये तो बहुत खुशी का अवसर है कि हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल गया, इससे निकालते हैं, तो अब निकालना सीख लेते हैं। अब निकालना सीख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देख, हाइब्रिडाइजेशन सीखने के तूने कई तरीके किताब में कहीं पढ़े होंगे, ठीक है, मुझे मालूम है बहुत सारे तरीके होंगे। दिमाग को बिल्कुल खाली कर, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से रट डाल, ठीक है। जो जो मैं बताता हूं उसको बात समझ। सबसे पहले कैसे करें, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देख, सबसे पहले तो एक नंबर लिस्ट है, इसको बोलते हूं, इसको क्या बोलता हूं मैं, जरा देख लेते। इसको बोल रहा हूं मैं मैजिक नंबर। अपने को मैजिक नंबर निकालने का है। यहां पर इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन के सामने ज्योमेट्री कौन सी है, सिंपल। राशन की लिस्ट है, इस कैंटीन में यह सामान मिलेगा और उतना मिलेगा, फिक्स, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मैजिक नंबर में मैजिक नंबर आया 2। अगर मैजिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, एस और पी। बोले सर 2 पे sp क्यों, अबे क्योंकि दो ही ऑर्बिटल मिलके बने। नहीं बात समझ रहा। इसकी शेप क्या होती है, बोले ऐसी होती है, अगर मैं एक एटम सेंटर पे लगा दूं, एक यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, इसको बोलते हैं लीनियर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया। तीसरा इसको रख दूं 3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सिंपल, बोले sp2। यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी ऐसे बीच, बोले 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसकी शेप है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा भाई ठीक है, बड़ा मजा आया। 4 हो गई तो, बोले 4 हो गई तो सिंपल है, पी में, पी के सबशेल में तो अभी भी ऑर्बिटल बचे हैं, तो sp3 लिख लो, क्योंकि पी सबशेल में तो 3 होते, तो पहले उन्हें तो पूरा कर लो। sp3 के बाद क्या होगी शेप, बोले एक एटम यहां होगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, बोले सर 109 डिग्री 28 मिनट, और ये है टेट्राहेड्रल। चल भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर मैजिक नंबर 5 हो गया तो, 5 हो गया तो आपको पता है, अब एक बच्चा कह रहा है मुझसे कि sp4। अब sp4 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि p सबशेल में तो 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो सकता है 5 पे, sp3d, ठीक है, sp3d। बोले सर sp3d का क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, उसकी शेप में बना नहीं रहा हूं, देख ले, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये x है, ये y, 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 ऐसे ऐसे ऐसे, y, y। बोले सर बाई पिरामिडल क्यों कह रहे हैं, अबे क्योंकि दो पिरामिड बन जाते हैं ना, ऊपर वाले पॉइंट को टच कर नीचे, और नीचे वाले पॉइंट को टच कर ऐसे, दो पिरामिड बन गए, एक ऊपर बन गया, एक तंबू ऊपर लगा रखा है, तंबू नीचे लगा रखा है, ठीक है। अब यहां पर देख 6 नंबर पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है भाई, sp3d2। इसका मतलब क्या है, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के साथ एक और क्यूट नाम है इसका, स्क्वायर बाइपिरामिडल। बोले सर कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, एक वाई ये रहा, एक वाई ये रहा,
एक वाई ये रहा, एक वाई ये रहा, ऐसे 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 ऐसे, एक वाई ऊपर एक वाई नीचे। बोले फिर से बाय पिरामिडल क्यों कह रहे हो? बाय पिरामिडल इसलिए कह रहे हैं, ऊपर देख 4 टेंट वाला, 4 खंबे वाला तंबू, नीचे भी ऐसा ही। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आया। अब यहाँ पर देखो 4 हो गया, 5 हो गया, 7 क्या होगा? बोले 7 तो होगा sp3d3, और ये होता है क्या? पेंटागनल बायपिरामिडल। पेंटागनल बायपिरामिडल। बोले कैसे? अरे पेंटागनल बना ले बस, और क्या। ये वाई, ये वाई, 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 और ये हो गया वाई, ऐसे 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 ऐसे, एक तंबू ऊपर एक तंबू नीचे, ऊपर वाले को ऐसे जोड़ दो, एक टोपी टाइप को। देख बनाना ना बाय पिरामिडल वालों में, ऊपर भी तंबू है नीचे भी तंबू, पर कभी तंबू 3 पे बनता है, 3 पिलर पे, कभी 4 पर, कभी 5 पर, इसलिए बाय पिरामिडल बदलते जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके क्लियर कर ले। मुझे मालूम है तुझे आता है ये सब, तूने किताब में पढ़ा है, लेकिन अपने को शुरू से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चलना पड़ेगा ना। ये वाला ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। डन 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 डन, चलो आगे। ठीक है, अब भाई एक बात तो क्लियर हो गई, अगर तुझे ये निकालने आ गया मैजिक नंबर तो काम खत्म। क्यों? तुझे मैजिक नंबर आ गया, तुझे, तेरे पास तो बकेट लिस्ट पड़ी हुई है, तो 2 क्या आ गया तुझे पता है, 2 का मतलब होता है एसपी। अब कुछ बच्चे मैंने देखे हैं वो भूल जाते हैं, कह रहे सर 2 का sp3। अबे यार कैसी बात कर रहे हैं, sp3 में कितने ऑर्बिटल है? 3, एक s और 2 p। साला ये 2 कैसे हो जाएगा? मैजिक नंबर जितना है उतने ऑर्बिटल से बना है। 5 बताओ, तो 5 क्या हो गया? sp3, sp3 में 3 p और 1 s, 4 हो गया, तो sp3d। अब बेवकूफ sp4 कहेगा तो उसे मूर्ख को पता होना चाहिए ना कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो लॉजिकल तो है इन नंबर का, यहां से हाइब्रिडाइजेशन करना कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 मतलब s और p, शुरू s से ही करियो। 2 मतलब s से शुरू होगा तो उसके बाद अगला p आता है, तो p का a। 3 बोले तो sp2, 4 बोले तो sp3, फिर होता है sp3d, p के बाद तो d आता है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन है, हर हाइब्रिडाइजेशन के सामने उसकी ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्री बिल्कुल रटा होना चाहिए। चल अब बात करते हैं मैजिक नंबर कैसे निकालेंगे। भाई मैजिक नंबर तो देख, सिंपल सिंपल मैजिक नंबर निकालने का मेथड। मेथड नंबर 1, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। बोले सर सेंट्रल एटम मतलब जिस पर सब कुछ टिक रहा है। परिवार में सेंट्रल एटम कौन है? पिताजी। अरे उन्हीं से तो पैसा आ रहा है ना, उनसे घर चल रहा है। वैसे मॉलिक्यूल में भी एक सेंट्रल एटम होगा जिससे सारे जुड़े हुए हैं, मतलब उसी से लेंगे सारे सारे इलेक्ट्रॉन। पहचाने कैसे? भाई देखो इसका साइज क्या होता है, इसका जिससे सब लेना चाहते हैं उसका दिल बड़ा होता है, तो साइज इज बिग। और वो नरम दिल का भी होना चाहिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो। तो सेंट्रल एटम को पहचानने का बेस्ट तरीका क्या है? उसका बड़ा आकार होता है, बड़ा आकार होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, यानी कि दानवीर हो जाता है थोड़ा सा। फटाक से पहचान ले मॉलिक्यूल में। दूसरे नंबर पे काउंट दी सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम के किस किस से कैसे रिश्ते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड किस किस के साथ बना रहा है। ठीक है, तीसरी बात, इस क्वांटिटी को मैं कह दे रहा हूं x। काउंट दी लोन पेयर ऑन दी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर हो तो गिन लो। चौथी बात, any positive negative charge is considered over the central atom। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इस क्वांटिटी को देखिए, मैं इसको ना डिफाइन कर रहा हूं अपने मतलब के लिए। सिग्मा बॉन्ड को मैं x लिख रहा हूं और इसको मैं y लिख रहा हूं, लोन पेयर को। ठीक है, और ये कोई चार्ज है जो मॉलिक्यूल के ऊपर होता है, कभी कभी होता है ना अमोनियम आयन प्लस लिखा हुआ है, वैसा नाटक कुछ। तो ये है। अब मैजिक नंबर क्या है, जरा इधर देख। मैजिक नंबर का फॉर्मूला है x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर z।
ये जेड छोड़े एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है? सिग्मा बॉन्ड किसके? सेंट्रल एटम। वाई क्या है? लोन पेयर किसके? सेंट्रल एटम। जोड़ दो, जोड़ दो। यहां पर एक छोटी सी बात लिखवा रहा हूं, बहुत खतरनाक है ये बात, पर मुझे लगता नहीं नीट के पेपर को देख के जरूरत पड़ेगी, फिर भी लिखवा दे रहा हूं। ये लोन पेयर तभी जोड़ना है जब ये लोकलाइज्ड होगा। ये लोन पेयर तभी जोड़ना है, या वही लोन पर जोड़ेंगे जो लोकलाइज होगा। जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लिखवा दिया। बुरे दिन आए तो ये काम आ जाएगी बात। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, तो भाई ये तो हो गई मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बोले सवाल करके दिखाओ। आओ सवाल करें। अच्छा, उससे पहले की बात, उससे पहले की बात सुन ले जरा। नेसेसरी स्टफ, नेसेसरी स्टफ क्या क्या? मतलब ऐसी चुलबुली बातें कुछ। यार मुझे बता, फ्लोरीन जो है इसके पास कितने हैं? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 7। गलत कर दिया? सही है ना? हाँ ठीक है। 2 और 7 हो गया फ्लोरीन के पास, ठीक है। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जा? 1s2 2s2 2p6 2p5 5 2 7। ठीक है, इसका बैलेंस ऑर्बिटल का है 5। 5 को देख जरा एक बार, फिर से बना रहा हूं, सब कुछ डिटेल से दिखा रहा हूं तेरे को। बाद में तुझे ना बस पता होना चाहिए ये बात। 1 2 3 4 5। उसको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट बनाने के लिए कहां चाहिए? 2p में चाहिए बाहर से। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कितने बॉन्ड बनाने के लिए इच्छुक रहेगा? कितने बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड। ही wants सिंगल बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो एक काम करें, क्या सिंगल डबल ट्रिपल वाले अलग कर ले छांट के, कि कौन सिंगल बॉन्ड डबल है कौन ट्रिपल है। ठीक, आ जाओ भाई आ जाओ, बहुत बढ़िया। सिंगल बॉन्ड वाले कौन कौन है जिन्हें सिंगल बॉन्ड मांगता है? ऐसे कौन है जिन्हें डबल बॉन्ड मांगता है? और ऐसे कौन है जिन्हें ट्रिपल बॉन्ड मांगता है? इन सब का बड़ा तगड़ा रोल होने वाला है। इससे पहले एक और चुलबुली बात, क्या जब दो एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है तो बेटा ये सिग्मा होता है कि पाई? जल्दी जवाब दे इसका। दो एटम, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। हालांकि मेरे को आवाज नहीं आ रही, मैं तेरे माउथ के उससे समझ गया हूँ। सिग्मा होता है, 1 सिग्मा। बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक बात। अगर इनके बीच में 2 हो तो पाई कितना, सिग्मा कितना? 1 पाई और 1 सिग्मा। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 पाई और 1 सिग्मा। ऐसा ना हो कि जैसे तू मेरी क्लास खत्म करे ना तुझे माइम की आदत पड़ जाए। माइम समझता है जिसमें बोलते नहीं है ऐड इन है। 1 पाई और 1 सिग्मा। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। बस भाई इतनी इतनी जानकारी हमें चाहिए थी, बस ये तुम्हें है। आगे बढ़ जाओ। कौन कौन से एटम है जो सिंगल डबल ट्रिपल बनाएंगे? पहली बात, सारे कमबख्त हेलोजन्स, सारे हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं। डबल बॉन्ड वाले कौन कौन है भाई? डबल बॉन्ड वाले हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन वाला खानदान पूरा। ट्रिपल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये छुप रहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहते हैं, पर ट्रिपल की भी इनकी टेंडेंसी है। ठीक है, ऑक्सीजन तो याद रखियो भाई डबल बॉन्ड बनाने के लिए जान ले सकता है, और नाइट्रोजन भी। और फ्लोरीन तो सिंगल है। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आया। सिंगल डबल ट्रिपल समझ गए। ओ हो। अच्छा, एक और बात, ये बात तो समझ में आती है। और नेसेसरी स्टफिंग है। हाँ यार, अगर नोबल गैसेस की बात करूं, नोबल गैसेस, तो नियॉन जो है इसके पास क्या होता है? 2 8। लेकिन नियॉन के बाद आर्गन भी है, ये होगा 2 8 8 18। इसके बाद क्रिप्टॉन भी होता है। तो तू एक काम करियो, अबे इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो अलग होगी ना, 2 8 18। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन अलग होती रहेंगी। लेकिन अपने को क्या मानना है, जब भी नोबल गैस की बात आएगी तो तुम वैलेंस शेल में
8 इलेक्ट्रॉन ही मानना। नियॉन हो, क्रिप्टॉन हो, जेनॉन हो, आर्गन हो, कोई भी गैस क्यों ना हो, तू उसके वैलेंस शेल में 8 ही मानना, चाहे हो या ना हो। बात समझ में आ गई? क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा होगा, ऐसा मेरे मन का विचार है। चल ठीक है, अब क्या है भाई साहब, चलो खेल शुरू करते हैं। मॉलिक्यूल नंबर 1, सबसे पहले लेंगे दोस्तों आज मीथेन। बताओ सेंट्रल एटम कौन, तुमने तुरंत पहचाना, कार्बन। क्यों? यही बड़ा है साइज में, दयालु यह है। बात में बड़ा एटम पहचान लिया। चलो बड़ा एटम पहचानने के बाद मुझे बताओ दिमाग देख किस तरीके से चलना चाहिए। मीथेन के बारे में बात करते हैं। मीथेन से साइड एटम कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। उसको कितने चाहिए होते हैं? 1 और, ताकि ड्यूप्लेट कर ले। तो वो कितने बॉन्ड बनाने के लिए इंटरेस्टेड होगा? सिंगल बॉन्ड। अच्छा ठीक है, सिंगल बॉन्ड अगर बनाएगा, एक कार्बन हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन कार्बन का पेयर कितना है? बोले 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है? 4। लोन पेयर कितना बचेगा सेंट्रल एटम पर, कार्बन पर? भाई यार 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, चारों के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, 0। टोटल नंबर कितना है? 4। 4 के आगे sp3। शेप कौन सी? टेट्राहेड्रल। हाँ ना, कुछ बोल यार, बात समझ में आ गई? चल अगला देख। अमोनिया। 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 अमोनिया के बारे में विचार क्या है तेरा? देख सिंपल सी बात, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बैलेंस में अब देख तेरे पर, अगर तूने ये प्रैक्टिस कर लिया बिल्कुल अर्जुन की आंख की तरह, तो अभी तो नहीं, 4-5 दिन बाद कुछ बात बताऊंगा कि इसकी वजह से तेरा क्या क्या बेहतर हो जाएगा। ये जो मैं कह रहा हूं ना, माइंड रीडिंग करने के लिए, इंटरप्रेट करना फटाफट, इनको करने की कोशिश कर। नाइट्रोजन का क्या है? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना होता है? 5। 5 ठीक है, उसको कितने चाहिए? 3 चाहिए उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन। इन कमबख्तों को भी एक एक चाहिए। हाइड्रोजन चाहता है एक बॉन्ड बनाना, सिंगल बॉन्ड बनाना, नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए, ये तीनों से अलग अलग बना लेगा। तो मुझे बता, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 दे दिए बॉन्डिंग करने के लिए, बचे कितने? 2। 2 का मतलब एक लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। लोन पेयर कितने? 1। टोटल नंबर कितना? 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। बात समझ में आ गया? दोबारा कर। कॉपी पेन लेके बैठ, कॉपी पेन लेके हाथ चलाने का जरूरी है इसमें। चौथा देख, PCl5। PCl5 सोच, थोड़ा दिमाग लगा, 4-5 सेकंड में दिमाग लगा के जोड़ के बता इसमें मैजिक नंबर क्या है। सर दीपांकर सुन जरा, फोस्फोरस। मुझे पता है दिक्कत क्या हो रही है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता कहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज में है, वो ठीक कर ली तो बात बन जाएगी। और वो यही है कि हम लोग ना बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब हमसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछा तो हमें याद नहीं होता, तो किसी ने कभी बताया भी नहीं होता। और लोग ये जरूर बता देंगे एटॉमिक नंबर तो तुमको याद नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि उनको मेमोराइज करने का ट्रेंड क्या है, फैशन क्या है, कैसे उन्हें याद रखें। और वही जान है केमिस्ट्री की, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स को पकड़ना, पैटर्न, माइंड रीडिंग करना उनकी। ठीक है, उसे मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल मैं यहाँ जो बताता जा रहा हूँ उसे समझ। नाइट्रोजन का क्या है? 5। ये भी नाइट्रोजन के खानदान से बिलोंग करता है। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, अब ये बिस्मिथ भी के खानदान से। अब जब सेम खानदान से तो सेम हरकतें दिखाएंगे, तो यानी कि फोस्फोरस के पास भी क्या है? अब तेरा दिमाग क्या चल रहा होगा, तू एटॉमिक नंबर गिन रहा होगा फोस्फोरस के लिए, 1 2 3, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा ये, फिर चौथा। अबे ऐसे करेगा तो शाम निकल जाएगी। इसलिए पीरियोडिक टेबल को दिया गया ताकि आप ट्रेंड्स पकड़ो वहां पे और उसमें लोकेट करो, इसका ये इसके खानदान से, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में इतने होंगे। समझ गए? फोस्फोरस नाइट्रोजन के खानदान से, इसका मतलब इसमें 5 होंगे। चलो 5 होंगे, 5 होंगे, तो ये क्या चाहेगा? क्लोरीन है। क्लोरीन कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाना चाहता है? हेलोजन कितने बॉन्ड बनाना चाहता है? पहले बताया था 1। 5 क्लोरीन है, कितने बॉन्ड बनाएंगे? 5। सिग्मा बॉन्ड कितने? 5। मन में विचार आया होगा, सर फोस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उसने 5 और से बॉन्ड बना लिए तो उसके पास तो 10 हो गए, तो ये तो ऑक्टेट रूल का वायलेशन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैसे ले लेगा? वो सब बातें
बाद में। फिलहाल जो मैंने फंडा बोला उसको जुगाड़ फिट फिट करके लगा दे बस। बात समझ में आया? यहां पर ऑक्टेट रूल का वायलेशन हो रहा है। ठीक है दोस्त, बिल्कुल क्लियर, ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड कितना है, और डरने का नहीं है कुछ भी। सिग्मा बॉन्ड बोले तो 5, ठीक है। लोन पेयर कितना होगा फास्फोरस पे? बोले सर 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, साला क्लोरीन ने 5 ही इलेक्ट्रॉन ले लिए, बॉन्ड बना दिया, तो लोन पेयर बचेगा 0। 5 नंबर पे आया sp3d। मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, sp3d। आ जा और देख XeF6, चल आजा पटाख से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जेनॉन, बोले सर जेनॉन के बारे में तो मेरे को मालूम नहीं है पीरियोडिक टेबल। अबे मुझे मालूम है, तभी तो मैंने जुगाड़ सिखाया था कि इसके वैलेंशियल में 8 मान ले, छोड़ दिमाग मत लगा। 8 हो गया इसके वैलेंशियल में, 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन मांगता है? एक मांगता है। फ्लोरीन एक बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा, उसका मन नहीं है, वो एक बॉन्ड बनाएगा, तो 6 फ्लोरीन, कितने बॉन्ड? 6 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने आए? 6। ठीक। अब जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने निकाल दिए उसने बॉन्ड के लिए? 6। बचे कितने? 2। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर। नंबर आया 7। हाँ ना बोल, बात समझ में आ रही है? 7 नंबर के आगे आ गया sp3d3, यानी कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अच्छा मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्योमेट्री की क्या होगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन समझ। रुक मत, रुक मत, दिमाग थक मत। जितनी स्पीड से मैं चल रहा हूं उतनी स्पीड से जब तक तेरा नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। XeF4, XeF4 का निकाल। XeF4, Xenon 8। दिमाग कर, कॉपी नहीं, कॉपी नहीं, दिमाग कर। कॉपी करेगा आदत पड़ जाएगी, फिर कॉपी में करता रहेगा, और फिर जो कॉपी में करने होंगे वो तो करेगा ही नहीं फिर। XeF4, Xenon के वैलेंस शेल में कितने कितने कितने? 8। Xenon के वैलेंस शेल में 8। अबे उंगलियों पे कर ले अगर नहीं हो रहा तो, ठीक है ना? 8। जेनॉन के वैलेंस शेल में 8। फ्लोरीन कितने? 4, तो 4 गए सिग्मा बॉन्ड बनाने, सिग्मा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो पेयर कितने बने? 2। तो 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड, 6। 6 नंबर पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती है? दीपांकर मुझे लग रहा है बेहोशी तो नहीं आ जाएगी तेरे को। XeF4 का क्या हो गया? sp3d2। क्यों? जेनॉन का लोन पेयर कितना हो गया? 2। फ्लोरीन का लोन पेयर कितना हो गया भाई? सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? सिग्मा बॉन्ड हो गया 4, 4 2 6, 6 पे sp3d2। आजा फिर से XeF2, XeF2 बता। अब बेटा ये तो तू बता, तुरंत चैट बॉक्स में मैसेज कर XeF2 का क्या है। अच्छा तू तो बता चुका था बे, तू बहुत तेज चल रहा है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। XeF2, XeF2 का क्या है तेरा? तेरा लपेटी से sp3d। हाँ sp3d, xenon 8 इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा, बचे 6, 3 लोन पेयर, 3 2 5, 5 नंबर पे sp2d लोन पेयर। अच्छा सुन, अब मुझे ये अलग से सिखाने की जरूरत थोड़ी है कि लोन पेयर गिनना सीखो, वो तो इसी में समझ में आ जाएगा लोन पेयर कौन बनेगा। xenon के पास लोन पेयर 3 और सिग्मा बॉन्ड कितने? 2, जोड़ के नंबर 5, sp3d। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले पूरे फिल्म का। इधर देख, SF6, SF2, करना शुरू कर, तू करना शुरू कर, देख लिया तूने तो शुरू हो जा।
अब देख आजा, बोले बहुत सारे दे दिए सर, हाँ तो करने हैं और क्या, पर पेपर भी तो वो देना है नीट का जिसमें इतने सारे भर के दो बोरी भर के सवाल आते हैं, उसमें कम टाइम में सवाल ज्यादा करने से रैंक आती है। और घूम फिर के आपको मतलब है सिलेक्शन से, सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। SF6 दिमाग ठंडा रख के सोच, सल्फर कौन से खानदान का है, बोले तो उसी खानदान का जिसका ऑक्सीजन है। अच्छा ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन है, जिद्दी, ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा सिंगल, इसको मतलब नहीं किसी से, तो ये 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सल्फर के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ 6 सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटे 6, लोन पेयर कितना हो गया 0, नंबर 6 sp3d2, इधर आ जा। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने 6, सिग्मा बॉन्ड कितने 2, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 4, लोन पेयर कितने 2, तो लोन पेयर है 2, सिग्मा बॉन्ड है 2, नंबर 4 sp3। दीपंकर आया भाषण में, सही है अपना क्रॉस चेक करता रहे। अगला अमोनिया में, बोले सर इसका तो सिक्का नहीं, हाँ इसका सुन ले, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यार देख, घर जो चलाता है, घर का जो मुखिया होता है ना, सारी जिम्मेदारी उसके सर पे होती है। अगर कोई घाटा हो गया बिजनेस में तो पिताजी के नाम है यार, पिताजी के नाम है, अपने को थोड़ी यार, थोड़ी पिताजी ने बाहर घाटा करा है तुमको पेल रहे हो घर में आके, ऐसा नहीं होता। तो सेंट्रल एटम जो होगा, द सेंट्रल एटम विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द चार्जेस ऑन अ मॉलिक्यूल, यानी कि मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो होता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो नाइट्रोजन के पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, एक निकल गया, हाँ निकल गया, क्योंकि सारी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा, सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन के पास 5, एक निकल गया, बचे 4, 4 हाइड्रोजन इन्होंने बनाया सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है 4, तो नंबर कितना आया 4। मन में वो नहीं आना चाहिए कि नाइट्रोजन का तो 5 था यार, और 5 में से फिर 4, फिर 1 का क्या करें। और एक अच्छा, एक बच्चे तू हो सकता है बीच में सोचे कि सर अब तेरा एनलाइटनमेंट जैसी होने लगेगा, तू जाने लगेगा, तू कहेगा सर ऐसा थोड़ी होता है, नाइट्रोजन पे थोड़ी होगा ये 4। हम मैंने जो जुगाड़ कर कर बनाया है ये ढांचा, ये जुगाड़बाज फॉर्मूला, तेरा सिलेक्शन पेपर में हो जाएगा। ये आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द रियलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द रियलिटी, दिस इज द जुगाड़, समझ गए। रियलिटी के लिए टाइम कहाँ है, रियलिटी मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करने की, उसके बाद बारे में बात करेंगे बाद में कि रियलिटी में क्या होता है। फिलहाल जुगाड़ से हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड 4, 4 पर आया क्या sp3, हाँ भाई चलो sp3। CCl4, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन बनाएगा, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 होते हैं, फ्लोरीन के खानदान से है ना, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 1, तो ये 4 है, तो और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 4, नंबर आया sp3। चलो आ जाओ, इधर से शुरू करता हूँ। फोस्फोरस के वैलेंस शेल में 5, क्लोरीन बनाता है सिग्मा बॉन्ड, 5 में से 3 गए, 3 सिग्मा बॉन्ड बचे, सिग्मा बॉन्ड कितने 3, प्लस लोन पेयर कितना 1, टोटल नंबर आया 4, बोले तो sp3। NF3 बोले नाइट्रोजन के पास है 7, 7 में से 3 चले गए, बचे 4, यानी कि 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, हो गया 5, 5 का मतलब sp, सही कर रहा हूं क्या, हाँ सही, 5 का मतलब sp3d। CO2, कार्बन के पास 4, अब भाई साहब ऑक्सीजन आ गया, देख के कार्बन हो गया, कार्बन, कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ले लिए, एक ऑक्सीजन ने 2 ने 1 ले लिया, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में सिग्मा एक ही होता है, तो यहाँ पर सिग्मा कितने हैं 2, तो 2 क्या आ गए sp। pf3, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, वैलेंस शेल में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 ही फ्लोरीन लग रहे हैं भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, यानी कि sp2। Brl5, ब्रोमीन के पास वैलेंस शेल में, बोले ब्रोमीन किसके खानदान से, क्लोरीन के खानदान से है, उसमें भी 7, इसमें भी 7, 7 इलेक्ट्रॉन, और इसी के अपने खानदान में लूट मचा रहा है क्लोरीन, ठीक है, तो ये 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 5 सिग्मा बॉन्ड बचे कितने, 7 में से 5 का 2, यानी कि एक लोन पेयर, lone pair is 1, sigma bond is 5, and the 5 plus 1 is 6, ठीक है, 6 comes out as sp3d2। ClO3 माइनस, बोले सर माइनस आ गया, क्या दिक्कत है यार, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 7, बाहर नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, कितने हुए 8, 8 में से 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो 6 निकाल लिए इन्होंने, 2 2 इलेक्ट्रॉन करके अपर हैंड, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि 3 डबल बॉन्ड, यानी कि सिग्मा कितने 3, सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3, और लोन पेयर कितना हुआ 1, नंबर 4 भाई साहब sp3 आंसर है, कोई रोक नहीं सकता।
ठीक है, बात क्लियर हो गई ये वाला। I3 नेगेटिव, बोले सर इसमें तो समझ में नहीं आ रहा। समझना क्या है यार, फंडे हम फंडा देख के थोड़ी लगाते हैं। आयोडीन को पकड़ लेते कोई और मॉलिक्यूल है, आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने हो गए, आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने, 7, एक बाहर से ले लिया 8 और दूसरा आयोडीन बचे 2, उन्होंने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। लोन पेयर कितने बचे, 3, तो 3 2 5, 5 यानी कि sp3d PCl4। क्या दिक्कत है, 5 इलेक्ट्रॉन है, एक निकल गया, बचे 4, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड 4 sp3। दीपांकर, क्या ये बात क्लियर हुई कि हमारे लिए कोई, मैं इसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा हूं कि मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं कि मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। और अगर आपको ये आता है तो जब पी ब्लॉक में जाएंगे तो ज्योमेट्री के सवाल गलत नहीं होंगे, जब ऑर्गेनिक में जाएंगे तो ज्योमेट्री के सवाल गलत नहीं होंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल कुछ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री को क्रैक करने का पहले लेवल पर हम लोग आ गए कि हमने हाइब्रिडाइजेशन पकड़ ली। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अभी तक किसी भी मॉलिक्यूल के साथ उसकी ज्योमेट्री को नहीं लिखा, मैंने लिखा हाइब्रिडाइजेशन को, ज्योमेट्री को नहीं लिखा। लिखूंगा, उसका कारण है क्यों नहीं लिखा मैंने। पहले मैं चाहता हूं हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ध्यान से पकड़ बनाऊं। इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। अच्छा, अच्छा, बोले बोले सर अब तो मुझे लग रहा है मैं परफेक्ट हो गया हूं सर। एक मिनट, आपके लगने से कुछ नहीं होता, मेरा लगना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, फिर से करो। जब तुमको लगता है ना कि तुम बहुत कर लिए, तो जरा दूसरे से पूछ लेना कि सर काफी है कि मैं और करूं। आओ इधर, XgO F4 बताओ, XgO2 F2 बताओ, XgO3 बताओ, XgO F2 बताओ, CO3 माइनस बताओ, NO3 माइनस बताओ, SO4 2 माइनस बताओ, PO4 3 माइनस बताओ,